हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईआरपी का नया टॉपिक है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स वाला जो आपका पेपर है उसमें क्लास 19 में आज हम डिस्कस करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम 3 से 4 संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बोलोगे तो एग्जाम हो चुके हैं, अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा, इस लेक्चर का क्या फ़ायदा। तो मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में एक साथ एग्जाम खत्म नहीं होते भाई। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है और जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और हम पूरी इंडिया की भी बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइम पर एग्ज़ाम होते हैं। तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी बचे हैं, यानी कि कल भी है एग्ज़ाम, ठीक है। तो उस पर्पज़ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हम बता रहे हैं। ये क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप ये कहेंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, और अगर हम सब्जेक्टिव टाइप के भी एग्जाम की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ऑलरेडी बताए हुए हैं। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी वन शॉट वीडियो तो वैसे दोनों ही पैटर्न के लिए महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। बट ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हम टॉप 100, टॉप 50 और जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस कराए हैं। तो हमने दोनों तरीके के पैटर्न का ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें कराई है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सेम ही सिलेबस रहते हैं, सेम ही टॉपिक्स रहते हैं। तो भले ही आप किसी और सेमेस्टर में इस पेपर को पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आते वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है, चाहे वो रिजल्ट की हो, चाहे आने वाली जो भी वीडियोज़ है उनकी अपडेट हो, वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। हम यहाँ पर वो 4 संगठन के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। यूँ तो दुनिया भर के संगठन आपको मिल जाएंगे, कहीं ये भी संगठन हैं, छोटे छोटे संगठन भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये वो मेन 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या है। सो WTO गेट का ही उत्तराधिकारी है, ठीक है। गेट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, मतलब वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि गेट किससे संबंधित है। तो वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। सो गेट के सदस्य देश समय समय पर एकत्रित होकर विश्व व्यापार की जो समस्याएं हैं उन पर वार्ता करते हैं, यानी कि उन पर डिस्कस करते हैं। अब दुनिया भर में कोई एक ही समस्या नहीं है, जो व्यापार है, जो भाई ट्रेड है, उससे जुड़ी भी दुनिया भर की समस्याएं हैं, टैरिफ से जुड़ी हुई है, तो उनको सुलझाते हैं आपस में इकट्ठा होकर के, ठीक है। लेकिन जो WTO है वो अब एक सुव्यवस्थित और स्थायी विश्व व्यापार संस्था बन गई, यानी कि एक स्टेबल, एक परमानेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करने लगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसकी फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो गेट के स्थान पर बना गया। पहले गेट थी वो, लेकिन परमानेंट नहीं थी, लेकिन अब WTO जो है वो पूरा परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, ठीक है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका जो वैधानिक अस्तित्व है, अगर हम इसकी लेजिटिमेसी की बात करें तो इसके नियम व प्रावधान है, यानी कि इसमें रूल्स भी हैं, रेगुलेशन भी हैं, जिन्हें सदस्य देशों द्वारा आपसी सहमति से बनाए गए हैं। यानी कि जितने भी इसमें देश हैं उन्होंने मिलकर के इसके रूल रेगुलेशंस को कंडक्ट किया है। सो WTO में सभी सदस्य देशों का एक समान वोटिंग अधिकार प्राप्त है, यानी कि वहां पर वोट देने का जो अधिकार है वो सबको इक्वल मिला हुआ है। यह टैरिफ या गैर टैरिफ जैसी बाधाओं को समाप्त करने पर जोर देता है। यानी कि WTO क्या करता है कि भाई कोई भी जब 2 देशों के बीच में कोई भी ट्रेड चलता है, ठीक है। अब एक देश तो ट्रेड के माध्यम से कोई भी चीज़ किसी दूसरे या फिर जो अदर कंट्री है उनके पास भेज रहा है, निर्यात कर रहा है, ठीक है। बट वहाँ पे जब वो एंटर होती है चीज़ें उस देश में, तो वहाँ पर वो टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो उनके लिए वो जो इन्वायरमेंट है ट्रेड का वो थोड़ा सा स्टक हो जाता है। तो इस चीज़ का ये जो समस्या है इसको सुलझाने में WTO की अहम भूमिका होती है, उसका पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है। और इसके जो समझौते होते हैं वो सभी देशों पर लागू होते हैं, ठीक है। जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो हर एक कंट्री पर लागू होगा अबाउट ट्रेड। इसके अंतर्गत वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का संरक्षण या विदेशी विनियोग आदि से जुड़ी हुई जितने भी हैं वो सब प्रावधान इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। इसका जो संगठन है वो मुख्यालय क्या है, इस संगठन का जो मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर वो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसका संगठनात्मक ढांचा, एक इसका स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। तो विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन है, एक स्थायी व्यापार संगठन है जिसका अपना एक सचिवालय और विशाल संगठनात्मक ढांचा है, यानी कि एक सेक्रेटरीट एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है। इसका मुख्यालय जेनेवा में जो भी हम बात कर चुके हैं, और इसकी अध्यक्षता मंत्री स्तरीय सम्मेलन करता है। इसकी हर 2 साल में एक बार इसकी सभा होती है, मंत्री
स्तर यानी कि मिनिस्ट्री लेवल पर जो सम्मेलन होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस होता है, उसके नीचे जनरल काउंसलिंग इसका कार्य करती है। और ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, जो मिनिस्ट्री लेवल जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी देखरेख में भी ये कार्य करता है। ठीक है, समितियां बताएं कि इससे जुड़ी हुई जो समितियां होती हैं वो विवाद निवारण समिति, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट है उसके रेजोल्यूशन के लिए एक समिति बनाई गई है। व्यापार समीक्षा समिति, ट्रेड रिव्यू कमेटी एंड वस्तु व्यापार समिति, सेवा व्यापार परिषद, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी परिषद। तो ये सारी इससे रिलेटेड समितियां हैं। ठीक है, मतलब एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, लेकिन इससे रिलेटेड जो इससे मिलकर के जो काम करती है वो समितियां हैं। अगर इसके कार्यों की बात करें तो व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित मुद्दों के लिए एक उचित मंच सदस्यों के लिए प्रदान करना, यानी कि हर एक देश अपनी बात कह सके, ट्रेड के बारे में अपनी राय रख सके, तो वो एक मंच प्रदान करता है। विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। ठीक है, फिर है वैश्विक स्तर पर आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए IMF और IBRD का सहयोग करना, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली क्या करता है कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है, जो उसको बनाने में, उसके निर्माण करने में जो उसका बैलेंस होता है उसको क्रिएट करता है। और किसका सहयोग करता है? एक IMF और IBRD के साथ मिलकर के ये काम करता है। IMF यानी कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, जो हर एक कंट्री को एक कंडीशन के आधार पर फंड देता है। ठीक है, IBRD भी इसी का एक जुड़ा हुआ संगठन है, जो ये दोनों ही काम करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो व्यापार नीति समीक्षा व्यापार से संबंधित नियम एवं प्रावधानों को लागू करती है, यानी कि पूरे विश्व में व्यापार को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी, है ना, कितना % कैसे कैसे कहाँ कितना टैरिफ लगेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये WTO डिसाइड करता है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो वो ये कि जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि समझौते में दृष्टिगत नई विश्व व्यापार को लागू करना, प्रत्येक देश उससे बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, चलिए, तो हर देश के वेलफेयर के बारे में इसमें बात होती है। अब दूसरा बात करते हैं हम ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले ब्रिक्स के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की नॉलेज यहाँ पे ले लेते हैं। वर्ष 2001 में एक जिक्र जिम ओ'नील ने अपनी एक पुस्तक में द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक नामक उसको पब्लिश किया था। और जिम ओ'नील गोल्डमैन सैचेस समूह, जो कि एक बहुराष्ट्रीय निवेश कंपनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट वाला बैंक है, और एक वित्तीय सेवा कंपनी है। ठीक है, फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है। तो उसमें उस समय बतौर अध्यक्ष रूप में वो कार्य करते थे। उसी दौरान उन्होंने भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको रिसर्च किया था। और इन दोनों की ही जो इकोनॉमिक एनालिसिस करने के बाद उन्होंने अपने इस रिसर्च को पब्लिश किया था, मतलब इस रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था कि जो 4 ब्रिक देश हैं, यानी कि भारत, मतलब इनके नाम के फर्स्ट वर्ड से ही इन्होंने इस मतलब जो संगठन है इसका नाम रखा था ब्रिक। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिक सम्मेलन, जो ब्रिक से जुड़े हुए जो देश जिसमें भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन है, ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका बाद में आया, सबसे पहले ब्रिक आया। तो ये 4 देश है वो तेज़ी से विकास कर रहे हैं, और आने वाले 50 वर्षों तक इन देशों की जो संयुक्त अर्थव्यवस्था है, जो कंबाइंड जो इनको इकोनॉमिक सिस्टम है, वो इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ी होने वाली है। कि रिसर्च जब उन्होंने किया तो उन्होंने यही पाया कि आने वाले 50 सालों में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमिक वाले देश कहे जाएंगे, सबको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इन देशों का जो बाजार है वो काफ़ी बड़ा है, मार्केट काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखें, भारत का मार्केट काफ़ी बड़ा है, ब्राज़ील है, रशिया है, चीन है। ठीक है, तो व्यापार के माध्यम से इनका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस प्रकाशन में जिम ओ'नील ने इन 4 देशों के नाम के लिए ब्रिक शब्द का इस्तेमाल किया। तो सिर्फ ब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे यानी कि जो साउथ अफ्रीका है वो ऑर्गेनाइजेशन में बाद में ऐड किया गया था। अब इनके फुल फॉर्म की बात करें तो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रिक्स है। सो B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। ठीक, इसके उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो विश्व में जो अमेरिका डॉलर है वो सबसे प्रमुख मुद्रा मानी जाती है, एज ए मेजर करेंसी। तो ट्रेड भी इसी के माध्यम से होता है, हम सब ये जानते हैं। और इसको रिप्लेस करने वाली ऐसी कोई मुद्रा अभी तक विश्व में बनी नहीं है। सो जो ब्रिक्स देशों का जो ये टारगेट है, इनका यही है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वे इस मुद्रा की जगह, इनकी इस करेंसी को, इस डॉलर को रिप्लेस करके एक ऐसी करेंसी का उपयोग कर पाए, एक ऐसी करेंसी को क्रिएट कर पाए जो ग्लोबल लेवल पर
बहुत ही ज़्यादा मजबूती से ट्रेड कर सके, बहुत ही ज़्यादा मजबूती से काम कर सके। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि वे विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना है, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों पर विकसित देशों का काफ़ी प्रभाव देखा गया है। यानी कि एक उन्हें प्लेटफॉर्म देना है, एक इन्वायरमेंट देना है, ताकि जितने भी डेवलपिंग कंट्री है वो अपना अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। अगर इनके गठन की बात करें तो 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में इसका गठन हुआ था, जहां पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ब्रिक्स का कोई भी आधिकारिक मुख्यालय नहीं है, ठीक है। अगर ऑफिशियली हेडक्वार्टर की बात करें तो ऐसा नहीं है उनके पास में, लेकिन हाँ, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का एक मुख्यालय जो शंघाई चीन में है, जहाँ से इसका पूरा काम होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सार्क। तो सार्क, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन, के साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो इसमें 8 देशों का एक संगठन है, ठीक है। ये जो संगठन है वो दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, कि भाई इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको डेवलप करना है, सोशल लेवल पर चीज़ें डेवलप करनी है, कल्चरल लेवल पर चीज़ें डेवलप करनी है। तो सार्क में जो सदस्य देश है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और उसके सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट की बात करें तो 17 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल में इसको फिर कम्प्लीटली इस्टेब्लिश किया गया था। सार्क के जो सदस्य देश है इनके अलावा सार्क में पर्यवेक्षक राज्य भी हैं जिनमें शामिल है, मतलब एक तरीके से देखें जो ऑब्जर्वर स्टेट है, यानी कि इस संगठन में सिर्फ वो जो हमने अभी देशों की बात की सिर्फ वही देश नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे देश शामिल हैं इसमें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, USA, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, ठीक है। ये भी देश सार्क की ही संगठन के सदस्य हैं, सार्क संगठन से मतलब जुड़े हुए हैं। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि भाई सार्क का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, तो ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्टिंग में से देख लिया था कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक लेवल पर जो दक्षिण के विकासशील देश है उनको डेवलप करना है, उनके वेलफेयर की बात करनी है। तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है, उनके वेलफेयर, जो साउथ एशिया से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जितने भी नागरिक हैं या कंट्रीज़ की बात करें उनके वेलफेयर की बात होती है। क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, है ना, कि भाई प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चर डेवलपमेंट। और इसके अलावा जो सदस्य देश है उनके बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना, कि इनकरेज म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज़। और क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देना, है ना, प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी इन प्रॉस्पेरिटी। और सदस्य देशों के बीच मित्रवत रिश्ते स्थापित करना, स्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस अमंग मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके मतलब ये सार्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इस पर्पज से ये बनाया गया है। आगे बात करेंगे बिम्स्टेक की, ठीक है। सो बिम्स्टेक का पूरा नाम है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। और जब बात करते हैं आर्थिक सहयोग पहल की तो इकोनॉमिक लेवल पर चीज़ें डेवलप करने की बात करता है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। सो बिम्स्टेक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर उसके उद्देश्य की बात करें तो इन देशों के बीच, ये जो हमने अभी 7 देशों की बात की, इन देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन और पर्यटन यानी कि टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। सो बिम्स्टेक की जो स्थापना है 1997 में हुई थी। शुरुआत में इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदल करके बिम्स्टेक कर दिया गया। 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद फिर इसे कम्प्लीटली बिम्स्टेक के रूप में जाना गया। सो बिम्स्टेक का जो सचिवालय की बात करें, इनके सेक्रेटरीट अगर हेडक्वार्टर की बात करें बेसिकली वो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। सो बिम्स्टेक के सदस्य देशों की बीच जो सहयोग है वो 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। चलिए, सो मेक श्योर ये ऑर्गेनाइजेशन आई होप आपको क्लियर आउट हो चुके होंगे। और मैंने ये 4 इसलिए कराए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने एग्जाम की जो इन्वायरमेंट है, भाई जैसे कल भी एग्जाम है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियोस बना दी, क्योंकि अलग अलग भी अगर मैं आपको बताती तो उसमें 2-3 दिन लग जाते। तो मैंने सोचा कि इन 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी आपका डाउट है नीचे कॉमेंट करके आप अपना डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक बात और कहूँगी, इन लेक्चर्स के अटेंड
करने के बाद वन शॉट वीडियो यानी कि जो रिवीजन की जो ब्लास्ट वीडियो उसको जरूर अटेंड कर लेना। इसी वीडियो के एंड में मैं इसको शो कर दूंगी, ठीक है। फट से भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियोज़ की अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।